हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीएसटी की क्या वो और सर्विस टैक्स में भी थी। जीएसटी में उसको थोड़ा सा चेंज करके लेके आया गया है और वो कंसेप्ट है प्योर एजेंट की। प्योर एजेंट मतलब जब हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम उसके बिहाफ पे इंकर करते हैं या हमें लगता है कि हम उसके बिहाफ पे कर रहे हैं। और अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर वो एक्सपेंडिचर आप एज ए प्योर एजेंट कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा, यानी कि उतनी अमाउंट पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एज ए प्योर एजेंट नहीं कर रहे हो तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 हमारा बताता है कि हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी और रूल्स बताते हैं कि अगर वो आप एक्सपेंडिचर एज ए प्योर एजेंट कर रहे हो तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उसको एज ए प्योर एजेंट नहीं कर रहे हो तो इट विल बी इंक्लूडेड। तो जीएसटी में हमें ये समझना है कि कोई भी एक्सपेंडिचर कब एज ए प्योर एजेंट माना जाएगा और कब वो नहीं माना जाएगा। तो जीएसटी ने पहले इन इटसेल्फ प्योर एजेंट को ही डिफाइन किया है कि व्हाट इज प्योर एजेंट। तो देखते हैं कि जीएसटी के लिए प्योर एजेंट क्या है। ऑल्दो सर्विस टैक्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ वर्ड्स और कुछ चेंजेस के साथ में उसको यहाँ पे मोर क्लैरिटी के साथ लाया गया है, तो यहाँ पे आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ हम आज इस प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स के हिसाब से व्हाट इज एन प्योर एजेंट। तो रूल्स कहते हैं सबसे पहले A pure agent is a person who enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent or to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or services or both. This is the first condition। यानी कि सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कि आप एज ए उसकी प्योर एजेंट काम करने के लिए एग्रीमेंट लेते हो। मतलब आपका जो एग्रीमेंट है उसमें आपको ये क्लॉज भी डालना होगा कि जहां पे रिक्वायर्ड होगा ही कैन ऑल्सो वर्क एज योर प्योर एजेंट। तो ये यानी कि एग्रीमेंट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन प्योर एजेंट के लिए, सेकेंड कंडीशन इज that person neither intends to hold nor holds any title to the goods or services or both so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply। यानी कि आप उन गुड्स में या उन सर्विसेज में उस सप्लाई में आपकी ना तो कोई ऑनरशिप है ना आपकी कोई इंटेंशन है उसको एज एन ऑनरशिप उसकी उसमें कोई रखने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरे फ्लैट्स को सेल कीजिए, मेरे लिए सेल्स की लीड जनरेट कीजिए। सेल्स की लीड जनरेट करने के लिए लेट सपोज आपने ईमेल कैंपेन रन किया और वो जो ईमेल कैंपेन आप रन कर रहे हैं लेट सपोज वो आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो उसको और मेरे बिहाफ पे कर रहे हो, क्या उस खर्चे को मैं एज ए प्योर एजेंट क्लेम कर सकती हूँ? द आंसर इज नो, क्योंकि एक्चुअली में वो एक्सपेंडिचर आपको ही करना था, क्योंकि जिन ड्यूटीज का आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है जिस काम के लिए वो उस काम का एक पार्ट है और वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट मेरा कोई एक्सपेंडिचर था। एक्चुअली में इट वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटीज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह का जो खर्चा है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी उसमें जो ऑनरशिप है वो आपकी है, क्योंकि आप ही उसको यूज कर रहे हो। मेरा उसको कोई यूज नहीं और आप उसको यूज किस लिए कर रहे हो? उस सर्विस के लिए जो आपको ही मुझे प्रोवाइड करनी थी। तो यानी कि उन गुड्स में या उन सर्विसेज में आप किसी भी तरह की ऑनरशिप रखने का आपका ना कोई इंटेंशन है। देन नेक्स्ट, इफ ही डजंट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्यूर्ड। यानी कि लेट सपोज आपको मेरी अकाउंटिंग का असाइनमेंट मिलता है और आप उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बोलती हूँ कि ठीक है आप ये सॉफ्टवेयर लेट सपोज टैली से परचेज कर लो। आप वो सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हो और आप अपने बाकी भी क्लाइंट्स की अकाउंटिंग उसमें करते हो, तो ऑब्वियसली ये एज ए प्योर एजेंट कवर नहीं होगा। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली मेरे ही केस के लिए बाई किया जाता है, मेरे पास ही उसकी ऑनरशिप है, कभी मैंने आपको ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं की, हो सकता है कि मैंने वो आपके कंप्यूटर में प्लेस करा के दिया हो लेकिन उस पर मेरा पासवर्ड मेरा लॉक है और उसके बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते किसी और के लिए, उसका पेमेंट आप कर रहे हो मेरे बिहाफ पे, तो उस तरह की सर्विस एक बार के लिए प्योर एजेंट पे कवर हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग मेंटेन करने की थी, सिर्फ डाटा एंट्री की थी, तो वो एक बार के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको खुद के किसी पर्सनल यूज के लिए अपने किसी प्रोफेशनल यूज के लिए ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम माई यूज जो मेरा उसका यूटिलाइजेशन है,
तो फिर आप उसके लिए एज ए प्योर एजेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज receives only the actual amount incurred to procure such goods or services in addition to the amount received for the supply he provide on his own account। अब कुछ बिजनेसेस में क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट के लिए सर्विसेज प्रोक्यूर तो करते हैं, लेकिन हम उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज कर लिया तो आप कभी भी प्योर एजेंट पे फॉल नहीं करोगे, यानी कि आपने जितने में वो एक्चुअल में प्रोक्यूर किया है आपको उतने में ही अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपकी सर्विसेज की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। लेट्स सपोज आपकी एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है और आपने डोमेन भी बुक किया है अपने क्लाइंट के लिए। तो अब डोमेन बुक करना आपके क्लाइंट की प्राइमरी लायबिलिटी है, वो उसकी लायबिलिटी थी, वो आपकी लायबिलिटी नहीं थी। आपका काम सिर्फ था वेबसाइट को डिजाइन करना। लेकिन उसने कहा कि भाई ठीक है, मैंने यहाँ पे ये मतलब लेट्स सपोज उसने कहा कि मुझे गोडैडी से लेना है, तो आपने बस गोडैडी से लिया और उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया। तो अगर वो पेमेंट आपने उससे कुछ एडिशनल अमाउंट चार्ज कर ली, लेट्स सपोज गोडैडी आपसे 10,000 रुपये चार्ज करता है लेकिन आपने 11,000 रुपये चार्ज कर लिए, तो फिर आप अब प्योर एजेंट नहीं रहे और उस केस में आपको 11,000 रुपये भी अपनी सर्विसेज की कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे। और ऐड करने के बाद फुल अमाउंट पे आपको सर्विस टैक्स पे करना होगा सर्विस टैक्स वाली रिजीम में, यानी कि जीएसटी में आपको फुल अमाउंट पे जीएसटी पे करना होगा। यानी कि उस खर्चे को आप अपनी जो टोटल बिलिंग अमाउंट है सेक्शन 15 की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो ये 4 बेसिक कंडीशन थी प्योर एजेंट के लिए। मैं एक बार जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। तो ये कंडीशन है प्योर एजेंट बनने के लिए। फिर कुछ कंडीशंस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी हैं। तो सबसे पहले जीएसटी के लिए हु इज द प्योर एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्रीमेंट में एंटर हुए हो कि भाई मैं आपके एज ए प्योर एजेंट वर्क कर सकता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज कि आप उन गुड्स में किसी भी तरह की ऑनरशिप आपको हेल्ड नहीं करनी है। मतलब आप उनके प्योर एजेंट है तो आप उसमें किसी भी तरह की उन गुड्स या सप्लाईज में ऑनरशिप नहीं रखोगे। थर्ड कंडीशन इज आप उसको अपने किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल मतलब अपने किसी यूज के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, खुद उसको कभी भी यूज नहीं करोगे अपार्ट फ्रॉम द फंक्शन जिसके लिए आपने लिया, मतलब क्लाइंट के लिए आपने लिया तो सिर्फ उसी के लिए आप यूज करोगे। एंड द लास्ट कंडीशन इज कि आपने जितनी एक्चुअल अमाउंट पे की है सिर्फ उतनी ही आप चार्ज करोगे, आप उससे ज्यादा बिल्कुल भी चार्ज नहीं करोगे, कोई मार्जिन ऐड नहीं करोगे। तो ये 4 कंडीशन है प्योर एजेंट के लिए। इसके अलावा आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में से अब वो एक्सपेंडिचर जो आपके प्योर एजेंट ने दिया, तो पहले आपको प्योर एजेंट बनना है, फिर आपको देखना है कि वो एक्सपेंस आप एज ए प्योर एजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब वो एक्सपेंस आपको कब अलाउड होंगे टू गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसके लिए भी यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि द सप्लायर एक्ट्स एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन ही मेक्स पेमेंट टू द पार्टी ऑन ऑथराइजेशन ऑफ सच रिसिपिएंट। मतलब आपने अपने आप से वो पेमेंट नहीं किया जब तक आप वो पेमेंट ऑथराइजेशन ऑफ रिसिपिएंट पे नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको गोडैडी वाला एग्जांपल दिया था, लेट्स सपोज आपने रिसिपिएंट से नहीं पूछा और आपने खुद डोमेन बुक कर लिया और फिर बाद में उसको बिलिंग करके चार्ज कर लिया, तो फिर आप प्योर एजेंट पे फॉल नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल उसका जो मैंडेट है वो आपको आपके रिसिपिएंट से नहीं आया हो। तो मान लो रिसिपिएंट ने आपको कहा, लेट्स सपोज उसने एडवाइस आप ही से लेगी कौन सा अच्छा होता है, आपने कहा गोडैडी, उसने कहा ठीक है आई एम फाइनलाइजिंग दिस, आप वहां से ले लो, पेमेंट कर दो और मुझसे रिम्बर्समेंट ले लेना उस पेमेंट का, देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड टू यू। अदरवाइज एज ए प्योर एजेंट अगर उसने आपको ऑथराइज नहीं किया है आपके क्लाइंट ने, तो आप उसको नहीं डिडक्ट कर सकते अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू से। सेकेंड कंडीशन, the payment made by the pure agent on behalf of recipient of supply has been separately indicated in the invoice। यानी कि आपने जो इनवॉइस बनाया है उस इनवॉइस में आपको उसको सेपरेटली इंडिकेट करना है कि ये एक्सपेंडिचर मेरा एज ए प्योर एजेंट है। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी चैलेंज है अनलेस एंड अनटिल आप उस अमाउंट को हाइड नहीं करना चाहते हो। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपने उसमें कोई मार्जिन ऐड कर दिया है तो फिर आप प्योर एजेंट की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाओगे, यानी कि आप प्योर एजेंट रहोगे ही नहीं, तो डिडक्शन मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको उसको इनवॉइस में अलग से शो करना है। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज कि द सप्लाई इज प्रोक्यूर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज ए प्योर एजेंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाइज इन हिज ओन अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, लेट्स सपोज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि आप आगे मेरे लिए यहाँ पे ऑडिट कर दो, मेरी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर दो। अब आपका आना जाना रहना वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है वो आपकी अपनी खुद की सर्विसेज का पार्ट है, उनमें से कोई भी आप एज ए प्योर एजेंट कभी भी चार्ज नहीं कर सकते उससे, तो वो आपकी सर्विसेज में हमेशा ही ऐड होगा रिम्बर्समेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड लेट्स सपोज उसकी कोई इनकम टैक्स की अमाउंट थी
क्योंकि उसकी रिटर्न फाइल करनी थी और वो अवेलेबल नहीं था, या फिर उसने आपको ऑथोराइज किया कि भाई आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर दो, तो आपने उसकी वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी जो एक इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी थी, और वो फिर आपने इनवॉइस में अलग से शो करके उसको बोल दिया कि भाई इतना मैंने आपका टैक्स पे किया है, दैट विल क्वालिफाई एज अ प्योर एजेंट, और वो आपको टैक्सेबिलिटी के लिए ऐड नहीं करना। लेकिन जो आपने खुद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए, भाई आप अगर महाराष्ट्र गए उसके क्लाइंट प्लेस पे, वहां पे आप रहे वहां पे, तो वो सब कुछ आपकी अपनी सर्विसेज का पार्ट था। वो आपको अपना काम करने के लिए वहां पे होना, वहां पे जाना, वहां पे सर्वाइव करना, वहां पे स्टे करना, वहां पे खाना, वहां पे पीना वाज कंपलसरी, तो वो आपकी खुद की सर्विसेज का पार्ट था, वो एज ए प्योर एजेंट कभी भी कवर नहीं होगा। यहाँ पे हमें बहुत समझना जरूरी है कि जो मैं काम करने के लिए, जिस काम के लिए मुझे हायर किया गया है, उसके लिए जो मैं एडिशनल एक्सपेंसेस कर रही हूँ या जो आउट ऑफ द पॉकेट कर रही हूँ, वो प्योर एजेंट में कभी भी इंक्लूडेड नहीं होंगे, बल्कि जो एक्सपेंडिचर एक्चुअली में आपके रिसिपिएंट को करना था उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी था, आपकी नहीं था, क्योंकि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में वो आता ही नहीं था। तो वो एक्सपेंडिचर अगर आपने पे कर दिया उसके ऑथोराइज करने पे, और आपने उसको इनवॉइस में अलग से शो किया, आपने उस पर कोई मार्जिन भी चार्ज नहीं किया, उन सब चीजों को, उन सब गुड्स को, उन सप्लाई को आपने कभी उस पर कोई ऑनरशिप भी नहीं रखी, और आपने कभी उसको यूज भी नहीं किया अपने लिए, ये सारी कंडीशन पूरी होने के बाद ही वो एक्सपेंडिचर एज ए प्योर एजेंट आपको अलाउ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी केस लॉज हैं इस पे, और सर्विसेज टैक्स के टाइम पे देयर वर सो मेनी इश्यूज, कुछ नोटिफिकेशंस आए, उस पर क्लैरिफिकेशन आई, बट आई एम हैप्पी कि जीएसटी में उन्होंने उसको पहले से काफी क्लैरिफाई करके रखा है। सो दीज वर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्योर एजेंट। आपके कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे प्योर एजेंट से रिलेटेड, या जहाँ पे आपको डाउट हो कि भाई ये एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो प्लीज आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर काफी सारे वैलिड केसेस होंगे, हम लोग उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वो सबको एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। ऐसे हमारे चैनल देखते रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।